नमस्कार साथियों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, जहां अपन प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं ना। और क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 7 कर चुके हैं। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 7 नहीं है, सॉरी, उदाहरण नंबर ये 4 है। ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 4 अपन इससे पुराने वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और आज का वीडियो अपन के पास कितना है, लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, जहाँ अपन उदाहरण नंबर 5 करने जा रहे हैं। इससे पहले उदाहरण 4 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, 3.1 भी कंप्लीट कर चुके हैं, 3.2 के उदाहरण नंबर 5 भी पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन अपन अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, कौन कहता है? आफताब कहता है अपनी पुत्री से, कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं कितना हो जाऊंगा? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसे अपन प्रतिस्थापन से विधि से हल करके बताना है और आफताब और पुत्री की आयु बतानी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो, अपन को किसको x मानना है, किसको y मानना है, ये मेरी सबसे सिंपल सी ट्रिक है मेरी। जिससे भी कंपेयर किया जाए वो क्या हो जाएगा तुम्हारा x। ज़रूरी नहीं है आप उसे x मानो, y भी मान सकते हो, बट बेस्ट होगा यदि आप उसे x मानते हो। देखो, आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले। ठीक है, तो अपन को वर्तमान आयु तो माननी पड़ेगी। तो अपन मानेंगे, देखो, वर्तमान आयु। तो इसके लिए देखो अपन नेक्स्ट पेज पे चला लेते हैं, पेज पलट लेते हैं। आप अपनी किताब खोल के रख लो, है ना। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ और आप उधर देखते रहो। ठीक है, जो ये आंसर होगा यहाँ पर लिख दूंगा मैं। तो इसने कहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले अपन जो अपन को दिया है, क्या दिया है, देखो, अपन पहले इसमें मानेंगे, क्या मानेंगे कि है ना, उनकी आयु, वर्तमान आयु माना आफताब की, क्या नाम है ये, आफताब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x। अपने मान लिया, ये क्या मान लिया कि माना आफताब की वर्तमान की आयु कितनी हो गई, x। फिर वापस लिखना है कि माना पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु हो जाएगी, अपन y मान लेंगे। ठीक है, अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसे x मान लो, चाहे इसे y मान लो, इतना तो आपको लिखना है। अब देखो, इस कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है और इससे अपन को समीकरण बनाना है। किस प्रकार समीकरण बनेगा, ये कह रहा है 7 वर्ष पहले। अब तुम खुद सोचो कि 7 वर्ष पहले की बात है, इसका मतलब दोनों में से 7 वर्ष घटाना पड़ेगा ना। दोनों में से 7 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो x में से भी 7 घटा दो और y में से भी 7 घटा दो। क्यों? 7 वर्ष पहले दोनों में से 7 वर्ष घट जाएंगे ना। आगे कह रहा है क्या कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था 7 गुनी आयु का? 7 गुनी आयु का कौन था? आफताब था, जो कि उसके पिताजी थे, है ना। तो ये पहले से, यानी ये कौन है? आफताब ही तो है, ये आफताब है। और ये पहले से कितने वर्ष के हैं? 7 साल। 7 साल ज़्यादा है ये, मतलब मेरा मतलब है, सॉरी, है ना, ये कहना चाहता है कि 7 वर्ष पहले मैं 7 गुनी आयु का था, मतलब इससे 7 वर्ष बड़ा है। मतलब 7 को गुणा कर लो इसकी आयु को, इतना बड़ा था ये पहले, 7 वर्ष पहले। अपन को पता है ये पहले से क्या बड़ा है, 7 वर्ष ज़्यादा है ना। उसके पिताजी है जो, वो क्या है, 7 वर्ष, मतलब 7 गुनी आयु के है, मतलब 7 से पहले मल्टीप्लाई होके है ये संख्या, पहले से 7 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब यही तो है। तो इस बार क्या करेंगे अपन, समीकरण कर रहे हैं। और समीकरण बनाते समय अपन क्या करते हैं, दोनों को इक्वल लेके चलते हैं। जब मैं इसे 7 से गुणा कर दूंगा तो जब भी अपन इसमें इक्वल का चिन्ह लगा सकते हैं, तभी तो बनेगा समीकरण। अब आप सोच रहे होगे 7 को इधर क्यों नहीं गुणा किया।
अगर आप सोचो, देखो इधर मैं 7 से गुणा कर देता एक बार की मान लो, और इधर नहीं करता, इधर नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये आफताब है, और आफताब को ना मैंने 7 वर्ष और बढ़ा दिया, जबकि है ना उसकी पुत्री तो 7 वर्ष पहले छोटी थी, और छोटी हो गई 7 वर्ष, यानी 14 वर्ष छोटी हो गई ना। और आप यानी कि यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगा सकते। यदि आप ऐसा करो ना, इधर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप 7, तो आप यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो समीकरण नहीं बनेगा। एक समीकरण देखो, इक्वल का चिन्ह कब लगाते हैं? जब दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो। अब दोनों तरफ बराबर ही नहीं होंगे, तो आप कैसे चिन्ह लगाओगे बराबर का? इसलिए है ना 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये पहले से 7 वर्ष है ना अधिक है, ये 7 गुना हो रखा है इधर पहले, तो इस बार इधर करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, ठीक है। तो x ये इधर आ जाएगा 7y माइनस के, ये माइनस का 49 इधर रह गया, और ये देखो माइनस का 7 इधर जाके किसका हो जाएगा, ये माइनस का 7 इधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? देखो 42 बचेंगे, वो भी किसके बचेंगे? माइनस के। क्यों? बड़ी संख्या कौन सी इनमें से? देखो जब माइनस को प्लस से गुणा करोगे तो माइनस आता है, इसका मतलब 49 में से 7 घटाना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि माइनस का चिन्ह आएगा या प्लस का चिन्ह आएगा, तो बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। x माइनस 7y प्लस 42, ये अपन के पास क्या आ गया? पहला समीकरण आ गया। अपन को अब दूसरा समीकरण बनाते हैं। देखो दूसरा समीकरण क्या होगा, ठीक है। दूसरा समीकरण बनाते हैं अपन। आगे इसने कहा है क्या कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि दोनों में 3 वर्ष जोड़ दो, 3 वर्ष बाद यानी कि आफताब की आयु में भी 3 वर्ष ऐड हो जाएंगे, और पुत्री की आयु में भी 3 वर्ष ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 3 साल बाद उनकी आयु में वृद्धि तो होगी, और वृद्धि होगी तो प्लस होगी, ठीक है। आगे कहा है कि 3 वर्ष बाद में तुमसे, यानी आफताब पुत्री से केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा, यानी कि कौन बढ़ेगा? 3 वर्ष कौन बढ़ेगा? अधिक कौन रहेगा? आफताब ही तो रहेगा, यानी कि ये पहले से ही 3 वर्ष अधिक हो जाएगा। तो इसको करो ना भाई 3 से गुणा, इसको ही करोगे ना, इसको इसलिए नहीं करेंगे, अगर मान लो इसने आपको मतलब इसको है ना कर लिए 3 से गुणा, एक्स वाले को, आफताब है ना 3 वर्ष और बढ़ गए, तो इस समीकरण का चिन्ह या फिर इक्वल का चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए इधर करेंगे गुणा, इक्वल करने के लिए अपन इधर गुणा करते हैं। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 दिया 9, तो x माइनस 3y आ जाएगा, ये 3y इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर 9 माइनस के 3, माइनस का 3 हो जाएगा ना, ये इधर जाके प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 3 प्लस का जाके इधर का माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गए तो 6, तो x माइनस 3y माइनस के 6 बराबर 0। ये कौन सी इक्वेशन आ गई अपन के पास? समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अपन के पास समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण 2 भी आ गया। अब क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि आपको मैंने पुराने लेक्चर में बता ही दिया, ठीक है। क्या करते हैं उसमें से किसी भी एक समीकरण का x या y का मान निकाल लो, चाहो तो तुम इस समीकरण में निकाल लो x y का मान, x का या फिर y का, एक का निकालना है, दो का नहीं, या फिर इस समीकरण में x y का मान निकालो। आप मान लिए यदि इसमें से x का मान निकाल लिए तो इसमें रख देना y का मान आ जाएगा, या फिर इधर में से मान निकाल के इसमें रख दो, यानी कि कई का मान कहीं रख दो। पर ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से x का मान निकाल के यहीं रख रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो मैं किसका मान निकालता हूँ, समीकरण, चलो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ x का मान। तो x माइनस 3y बराबर 6,
ये माइनस के 6 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर 6 + 3y हो गए ना। तो ये अपन के पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसे कहाँ कर रखेंगे अपन, समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि 2 में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि 2 से तो अपन मान निकालने ही है x का मान। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कहाँ है अपन के पास, देखो समीकरण 1 क्या था, समीकरण है x - 7y + 42, x - 7y + 42, ये अपन के पास क्या था, समीकरण नंबर 1 था। अब इसमें देखो x का मान अपन को रखना है, तो x बराबर कितना ही था, 6 + 3y, 6 + 3y माइनस के 7y + 42, बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से किसका मान निकलेगा, y का मान ही निकलेगा ना। अब देखो क्या करेंगे, पहले इस कोष्टक को हटाएंगे, 6 + 3y माइनस के 7y + 42 बराबर 0। अब देखो 6 और 42 कितने होते हैं, अचर में अचर ऐड हो जाएंगे, तो जब 42 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएंगे ना। तो 48 और 3y में से 7y घटाओगे, 3y में से 7y घटाओगे तो माइनस के 4y बचेंगे ना, या फिर 7 में से 3 घटा लो, देखो 4y बचेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, ऐसे कर सकते हो, बराबर 0। देखो 48 बराबर 4y है ना, और 4y बराबर 48 लिख सकता हूँ ना, बात तो एक ही है। और y का मान कितना आ जाएगा, 48/4, तो 4 × 4 4 दूना 8, तो y का मान कितना आ गया, 12। ठीक है, y का मान कितना आ गया, 12। अब क्या करोगे, x वाले समीकरण में मान रख दो, यानी समीकरण नंबर 3 में रख दो। जब आप यहाँ रखोगे ना समीकरण 3 में, तो आपके पास देखो या y का मान रखते ही अपन के पास इसको हल करता है x का मान आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो देखो समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 6 + 3y, 3, और y का मान कितना आया था अपन के पास, 12। ठीक है, 12, तो x बराबर आ गया 6 + 24, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 36 आएगा यहाँ पर, सॉरी कितना आएगा, 36। तो x बराबर 42 आ गया। और जो ये किसकी आयु है, ये वर्तमान आयु है। आप जब देखोगे ना वर्तमान आयु किसकी है, वो भी यह है आफताब की आयु। आफताब की वर्तमान आयु कितनी है, 42 वर्ष, यानी कि 42 वर्ष के हैं वो। तो उसकी पुत्री कितनी आयु की है, 12 वर्ष की है, 12 वर्ष की। तो ये वर्तमान आयु है, वर्तमान की, प्रेजेंट टाइम की। ठीक है, वर्ष, पुत्री। ठीक है, ये आपको हिंदी में लिख देना कि y बराबर 12 है, जो कि पुत्री की आयु 12 वर्ष होगी, वर्तमान आयु। अब मैं एक बार वापस बता देता हूँ ये क्वेश्चन को। ठीक है, देखो वापस देखो इस क्वेश्चन को, अपन के पास था, देखो अपन ने पहले है ना वर्तमान आयु दोनों की XY मान ली, आफताब की x मान ली और पुत्री की y मान ली। आप चाहो तो इसको x मान लो, इसको y मान लो, बात एक ही। अब x - 7 बराबर इस ये समीकरण बन जाएगा, क्योंकि 7 वर्ष पहले की बात है, और 7 वर्ष मतलब 7 गुनी थी आयु उसकी, किसकी, आफताब की। तो 7 वर्ष ज़्यादा थी, तो इसको करेंगे ना 7 मल्टीप्लाई, ज़्यादा नहीं बोला था उसने, बोला था 7 गुनी है, इसका मतलब गुणा से करेगा। जब इसे हल करोगे तो अपन के पास एक समीकरण आ जाएगा, ये रहा। इसी प्रकार 3 वर्ष बाद 3 गुनी रह जाएगी। ठीक है, इसे हल करोगे तो समीकरण नंबर 2 आ जाएगा, ये रहा। यहाँ से अपन x का मान निकाल लेंगे,
और x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालते ही समीकरण नंबर 1 में पटक रख देंगे और 1 में रखते ही y का मान आ जाएगा 12 वर्ष, और समीकरण नंबर 3 में रख दो, फिर x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6। देखो एग्जाम्पल 6 क्या है। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है, और पेंसिल और 6 रबड़ों, मतलब 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य कितना है? 18 रुपये। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अपन क्या करेंगे, इसमें जो अपन को पूछता है ना, अपन उसी को XY मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 6, उदाहरण 6। देखो आपके पार्ट में ना, चैप्टर में, मतलब किताब में देख लेना आप इसका क्वेश्चन। मैं आप यहाँ से पढ़ लेता हूँ डायरेक्ट के डायरेक्ट, और आप सुन लेना, मैं हल यहाँ पर करा दूंगा। देखो क्वेश्चन ये है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ का क्या है, मूल्य दिया है। अब अपन को पता है यहाँ पर 2 पेंसिल का मूल्य दिया है, 3 का मूल्य दिया है, लेकिन 1 का मूल्य नहीं दिया, और अपन से यही पूछा है, तो अपन इसी को XY मानेंगे। ठीक है, तो माना पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? कितनी पेंसिल का मूल्य? 1 पेंसिल का मूल्य X रुपए है, फिर क्या करेंगे अपन, माना रबड़ या फिर रबड़ों का मूल्य कितना हो जाएगा? Y हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो समीकरण कैसे बनेगा। अगली लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसने कहा है कि एक दुकान में 2 पेंसिल यानी कि 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 2 पेंसिल का मूल्य कितना जाएगा? जब एक पेंसिल का 1 से तो 2x हो जाएगा ना भाई, 2 पेंसिल का मूल्य 2x। आगे का है, और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये। अच्छा, 3 रबड़ का मूल्य कितना है? 3y का मूल्य 9 रुपये, यानी कि इन दोनों को खरीदने पर उसको 9 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, तो पहला समीकरण तो यही मान लेते हैं अपन के पास, यही पहला समीकरण हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और आगे कह रहा है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य कितना है? 18 रुपये। तो 6 पेंसिल यानी कि 6x प्लस 6 पेंसिल नहीं है, 4 पेंसिल है। कितनी पेंसिल है? 4 पेंसिल, 6 रबड़ का मूल्य कितना है? कुल मिलाकर उसे 18 रुपये देने पड़े। तो ये समीकरण नंबर 2, या फिर रहने दो, यहाँ से अपन x का मान निकाल लेते हैं डायरेक्ट, या फिर y का भी मान निकाल लेते हैं। देखो इस बार y का मान निकाल लेते हैं। तो 6y बराबर 18 माइनस 4x, तो 6y बराबर, तो यहाँ पर मतलब कितना बचेगा? यहाँ पर y बचेगा ना इस बार, तो y बराबर 18 माइनस के 4x अपॉन में 6। अब देखो क्या करना है, अपन को y का मान निकल गया ना अपन के पास, इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं और समीकरण 1 में मान रख दो। यहाँ से समीकरण 1 में मान रखने पर, किसका मान रखने पर? y का मान रखने पर। देखो समीकरण 1 क्या थी अपन के पास? समीकरण 1 थी 2x 3y बराबर 9। 2x 3y, y का मान कितना है? ये 18 माइनस के 4x 6, ये अपन के पास x का मान, y का मान है सॉरी, है ना, और बराबर में दे रखा है 9। अब इसको हल करना है। ठीक है, तो हल करने का तरीका है आपको पता ही है, 2x, ये देखो गुणा में है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है,
18 माइनस के 4x प्लस मतलब अपॉन में 2। कोष्टक लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं तो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आप इसे डायरेक्ट हल कर देते यहाँ पर, ये 2x में से 4x के माइनस 2x, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि 2x के नीचे नहीं है 2, ये जो 2 है ना, ये 2, ये 2 इस 2x के थोड़े 2x के नीचे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ठीक है। और अपन को ऐसे ही बनाना है, तो क्या करेंगे, अपने एलसीएम ले लेंगे। 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 2x से गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा, प्लस 18 माइनस के 4x, क्योंकि यहाँ पर 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी बराबर में 9। अब देखो 4x कट गए, 4x से 4x कट गए ना। अब देखो 4x से 4x गए और 18 बराबर कितने आ गए, 18। अब आप सोच में पड़ गए ये क्या आ गया भाई, ना x का मान निकला ना y का मान निकला, x से x ही कट गया और 18 बराबर 18 आ गए। तो ऐसी कंडीशन आ जाए ना, जब दोनों संख्या बराबर आ जाए तो ऐसे बोलते हैं अपन, इसका मतलब है इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल। इसे अपन प्रतिस्थापन विधि से ऐसे करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है जो अपन के पास पेंसिल रबड़ है ना, उसके बहुत सारे मान हो सकते हैं, जो समीकरण है ना वो गलत अपन को दिए गए हैं, तो आप इसमें क्या लिखोगे, इसके मान संभव नहीं है, इसके मान संभव नहीं है क्योंकि इसके अनेक हल होंगे। 18 बराबर 18 आ गए, इसका मतलब यही तो है। आप चाहो तो है ना, देखो अपन 3.1 में अपन उस चार्ट की सहायता से भी देख सकते थे इसको डायरेक्ट। कैसे देख सकते थे, देखो 2/4 अनुपात लिखकर 3/6 9/18, तो 1/2 1/2 और 1/2 बन गए, सब बराबर हो गए। इसका मतलब समपाती रेखा, और समपाती रेखा में क्या होता है, अनेक हल होते हैं। तो इसलिए है ना, अगर एक हल होता है ना, यानी प्रतिच्छेदी रेखा होती है या फिर एक हल होता, तो ही अपन यहाँ पर मान निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर समपाती रेखा बन गई बोले तो अनेक हल आएंगे इसका मतलब, ठीक है। इसके मान संभव नहीं है, आप इसे लिख सकते थे, लिख देना, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। देखो 2 रेल पटरियाँ है, समीकरण आपको दिए हैं, इस बात को समीकरण बनाने की जरूरत है ही नहीं। क्या एक दूसरे को काटेगी, ये अपन को बताना है। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ जाना चाहिए, रेल की पटरियाँ कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, फिर भी क्वेश्चन है, कैसा भी आ सकता है क्वेश्चन। तो देखो अपन के पास पहला तरीका तो वो था, अपने 3.1 में सीखा था, अनुपात लिखकर। एक बार अनुपात से देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अनुपात से नहीं करना, वो प्रतिच्छेदी मतलब समांतर, क्या बोलते हैं उसको, प्रतिस्थापित विधि से, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है यहाँ पर। तो वो विधि लगाएंगे अपन। यहाँ पर मैं अनुपात लिख लेता हूँ, 1/2 2/4 माइनस के 4 बटा माइनस के 12, 1/2 बराबर 1/2 4 3 12, यानी कि 1/3। और ऐसा कब बनता है, जब 2 बराबर हो, तीसरा बराबर न हो, तो समांतर रेखाएं तो बनती है। इसका मतलब ये समांतर रेखा है, और समांतर रेखा इसका मतलब क्या है, अनेक। इसका मतलब क्या है, कोई हल नहीं है, सॉरी कोई हल नहीं है। तो शुरू करते हैं इसे, है ना। तो अपन को 2 समीकरण दिए हैं, तो हर बार की तरह से हल करते हैं। देखो पहला समीकरण दिया है अपन को, x प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, समीकरण 1 दिया है। दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 4y माइनस के 12 बराबर 0, दूसरा समीकरण। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 से चाहो तो x का मान निकाल लो, या फिर समीकरण 1 से y का मान निकाल लो, या फिर समीकरण 2 से x का मान निकाल लो, या फिर समीकरण 2 से y का मान निकाल लो, यानी किसी का भी मान निकाल लो। इस बार मैं देखो समीकरण 1 से x का मान निकाल रहा हूँ, समीकरण 1 से तो x बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस 2y बराबर 4 आ जाएगा, ये 2 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 4 माइनस के 2y, है ना। तो अपन के पास x का मान आ गया, ये 2 है ना।
समीकरण नंबर 3 इसको नाम दे दो। अब क्या करोगे, समीकरण 2 में इसका मान रख दो। समीकरण 2 में मान रखने पर, x का मान रख देने पर 2x यानी कि 4 - 2y प्लस 4y -12 बराबर 0। ठीक है, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 -2 को माइनस के 2y से, मतलब माइनस आ गया। ठीक है, तो 4y आ जाएंगे यहाँ पर, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो, प्लस 4y -12 बराबर 0। 4y से 4y कट गए और 8 में से 12 गई तो -4 बराबर 0। अब ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होता इसका मतलब क्या है? समांतर रेखा ही है, समांतर रेखा है, यानी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, यदि देखो ये सब मतलब अचर संख्या बराबर आ जाए, जैसे 4 बराबर 4 आ गए, तो इसका मतलब क्या है? दोनों बराबर है। और बराबर कब होगी? जब अपन के पास क्या होगा? 18 बराबर 18। तो इसका मतलब है अनेक हल। कितना है? अनेक हल। और जब ऐसा आ जाए -4 बराबर 0, तो इसका मतलब है कोई हल नहीं, और ऐसी कंडीशन में अनेक हल। ठीक है, तो ये उदाहरण भी अपन का हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में आप कुछ डाउट रहा हो तो आप ज़रूर पूछना, और वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना। अगले लेक्चर से अपन 3.2 शुरू करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय।